हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th का एक सीरीज स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ यानी इस क्लास 12th में क्या जो सीरीज़ है, इसमें हम लोगों ने क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हर एक विषय के बारे में कंप्लीट करा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ कंप्लीट कर लिए थे और साथ ही साथ इसका सब्जेक्टिव सीरीज़ जिसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे आप लोगों को पहले ही करवा दिया गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हो चुका है और अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका जो है आज हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे जितना भी सवाल कराया जाएगा ये आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इससे श्योर रहिए कि हमारी जो चैनल है इस पर आप लोगों का A to Z जो 2025 में होने वाला है उन सभी चीज़ों की तैयारी हमारे चैनल पर एकदम कम्प्लीटली कराई जाएगी। और यहाँ पे यानी हमारे चैनल पर जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा वह सभी सवाल सीधा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस चीज़ की श्योरिटी रखिए कि यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप हम पर भरोसा रखिए और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए ताकि आप लोग का 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बेस्ट फॉर्मेट में आप लोग की तैयारी हो जाएगी। हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू अगर बने होंगे, हम लोग जब से ये सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं, अगर उस समय से अगर आप लोग हमारे चैनल पर बने होंगे तो आप लोग जानते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव ख़त्म कर रहे थे। सब्जेक्टिव में जैसा अभी हम बताएं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, ये कंप्लीट करा दी है। उसमें करीबन 40 से 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में कराया गया है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोग को करवा दिया गया है, इसमें करीबन 40 क्वेश्चन के आसपास करवाए हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आज ये आपका पार्ट 2 है और इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें वो सारा सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 5 सालों में उन सभी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही साथ जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जितना भी सवाल है वो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहिए और इसमें जितना भी चीज़ें कराया जाएगा उसे आप अपने नोटबुक में, जैसे स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे थे कि आप लोग क्या कीजिए कि इसे नोटबुक में कंप्लीट करते हुए चलिए। उसे क्या करना है कि उसे कॉपी में लिखना है और इसे एक बार पढ़ लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो जाहिर सी बात है कि ये जो सवाल है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और 5 मार्क्स में क्या है कि लॉन्ग टाइप का आंसर है, तो आपको लंबा आंसर बनाना होगा। तो कम से कम एक आंसर का 5 पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। तो हमारा जो आंसर तैयार है वो उसी तरह से एकदम सटीक है। अगर आप जानते हैं तो पिछले का जो वीडियो था, इससे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें भी देखिएगा, आंसर लंबा है लेकिन जो आंसर है वो पूरी तरह से सटीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे का जो वीडियो चाहिए जिस सब्जेक्ट पर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम नेक्स्ट वीडियो जो है उसी पर अपलोड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल का नाम है SR Academy 2M और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपका पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस का क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आज जो हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट करवा चुके हैं और अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर चेक कर लीजिए, आपको जो है दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। इसका पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि पाकिस्तान के साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत के वर्तमान संबंध पर निबंध लिखें। यानी पाकिस्तान और भारत का वर्तमान स्थिति कैसी है ना। सवाल का मतलब क्या है कि पाकिस्तान और भारत का अभी की स्थिति कैसी है। चलिए आंसर देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही जटिल और तनावपूर्ण रहा है। जब से भारत और पाकिस्तान बना है यानी कि भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था उस समय से अगर देखा जाए तो भारत का और पाकिस्तान का जो संबंध है वो हमेशा जटिल और तनावपूर्ण ही रहा है। विभाजन के समय से ही दोनों देशों के बीच अविश्वास और सीमा विवादों का एक लंबा इतिहास रहा है।
कश्मीर मुद्दा इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद का विषय रहा, जो आज तक अभी वैसा ही चल रहा है। अभी आप जानते होंगे, आए दिन क्या है कि न्यूज़ में आपको दिखाई या सुनाई देता होगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा विवाद यानी कश्मीर को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और इसमें सबसे क्या है, कई युद्ध हुए हैं और युद्ध और सैन्य तनाव को जन्म दिया है। ये जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद में क्या है कि युद्ध को और सैनिक तनाव को जन्म दिया है। चलिए वर्तमान स्थिति देखते हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है कि सीमा विवाद, पहला पॉइंट इसका है, वर्तमान सबसे पहला आता है इसका सीमा विवाद। तो नियंत्रण रेखा पर लगातार होने वाली गोलाबारी और घुसपैठ की घटनाएं दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण को बढ़ा रही है। आप देखे होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है कि जहां पर एक दूसरे देशों को अलग करने के लिए जो नियंत्रण रेखा बनाई गई है, वहां पे आए दिन क्या है कि गोलाबारी यानी बम बारूद चलाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि दोनों का तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है आतंकवाद। जैसे आप जानते होंगे पाकिस्तान में आतंकवाद का क्षेत्र माना जाता है। चलिए देखते हैं। तो आतंकवाद में क्या है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में भारत में आतंकवादी गतिविधियां एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। भारत बार बार पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, ये भी न्यूज़ में भी आता है कि आतंकवाद का जड़ पाकिस्तान को माना जाता है और पाकिस्तान जो है हर बार आतंकवादी हमला भारत पर करवाता है। तीसरा जो वर्तमान स्थिति अगर अब देखा जाए तो कूटनीतिक संबंध है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत बहुत कम होती है और द्विपक्षीय संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। दोनों के बीच में संबंध काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। अब दोनों की अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध भी प्रभाव हुए हैं, यानी अर्थव्यवस्था का देखा जाए दोनों का काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है और दोनों देशों में जो आदान प्रदान है वो बहुत कम हो गया है। आगे आते हैं पांचवा पॉइंट में, तो जनमत। दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाएं व्याप्त है, यानी लोगों का क्या है कि एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावनाएं। पाकिस्तान के लोग हमारे भारत के लोगों को पसंद नहीं करते, जबकि हमारा भारत जो है पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रमुख कारण है विवाद का, यही इसकी प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो वर्तमान समय में हमारे भारत में जो है यही समस्या उत्पन्न हुई है। तो आशा करते हैं कि पहला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। 2 में है कि गठबंधन का युग जो 1977 में केंद्रीय स्तर पर शुरू हुआ और कब तक जारी रहा। देखिए गठबंधन का युग कब स्टार्ट हुआ था, 1977 में शुरू हुआ था और कब तक जारी रहा। तो चलिए देखते हैं आंसर। भारत में गठबंधन का युग 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ शुरू हुई थी, लेकिन 1989 से ही यह युग अधिक स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। यानी कि 1989 में शुरू हो चुका था, मतलब देखने को ज़्यादा मिलने लगा। 1989 के बाद से केंद्र में कोई भी एक दल बहुमत हासिल नहीं कर पाया और गठबंधन की सरकार स्थापित हुई। संक्षेप में कहा जाए तो गठबंधन का युग जो है 1989 से लेकर अभी तक जारी है। ठीक है, यानी गठबंधन जो है 1989 में शुरू हुआ जो कि अभी तक जारी है। चलिए इसकी कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। पहला इसका बात क्या है, 1977 की जनमत पार्टी यानी जनता पार्टी सरकार। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि यह एक गठबंधन सरकार थी, लेकिन इसे गठबंधन का युग का आरंभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बाद एक दलीय शासन का एक छोटा सा दौर आया हुआ था। दूसरा है 1989 के बाद का समय। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस वर्ष के बाद से भारत में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था और गठबंधन राजनीति की मुख्य धारा बन चुकी थी। इससे पहले क्या था कि एकात्मक सरकार थी, केवल कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी, लेकिन 1989 के बाद से क्या हो गया कि गठबंधन की नींव पड़ गई थी। आगे आते हैं अभी तक जारी वर्तमान स्थिति। आप इसमें लिख सकते हो वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान में भी भारत जो है वो गठबंधन सरकार की सत्ता चला रही है। जैसा आप जान होंगे अभी जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, इसमें क्या हो रहा है, गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ये 2 सवालों में किसी को कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, और अगर दिक्कत नहीं है तो ये आपका शॉर्ट नोट है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये 5 मार्क्स के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या है कि हरित क्रांति क्या थी। इसमें देखिए 3 सवाल एक साथ है। पहला है हरित क्रांति क्या थी और हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट का आपको बताना है, यानी 2 सकारात्मक प्रभाव और 2 नकारात्मक प्रभाव के बारे में आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। हरित क्रांति जो है वो 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, एक कृषि क्रांति थी, यानी कि जो हरित क्रांति है 20वीं सदी में शुरू हुआ था, मैंने 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था, और एक कैसी क्रांति थी, कृषि क्रांति थी। ठीक है ना।
इसमें क्या था कि नई बीजों का इस्तेमाल हुआ, उर्वरक का इस्तेमाल हुआ और सिंचाई का इस्तेमाल हुआ ताकि बेहतर तरीके से उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अब आते हैं इसके सकारात्मक प्रभाव, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। देखिए जैसा आपको यहाँ पे लिखे हैं आप प्लीज वैसा ही लिखिएगा, तो एग्जाम में क्या है ज्यादा इफेक्ट बनेगा। देखिए तो इसका पहला आते हैं सकारात्मक प्रभाव में खाद्यान्न उपलब्ध में समृद्धि यानी कि वृद्धि, यानी कि जैसे समझिए हरित क्रांति से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ता हुआ चला गया, यानी खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति ज्यादा होने लगी। आंसर देखिए इसमें क्या है, हरित क्रांति के कारण दुनिया भर में खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिसमें कई देशों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। ये पहला पॉइंट था इसका, ये था कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता जो है वो बढ़ गई थी। दूसरा था इसका आर्थिक विकास। अब जाहिर सी बात है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा अगर आता है तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, मजबूत हो जाएगी। तो देखिए क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और कई देशों में आर्थिक विकास भी हुआ था। तो ये आपका दो सकारात्मक प्रभाव लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव था, इससे पहले वाला वीडियो में हरित क्रांति को और भी हम लोग इफेक्ट लिखे थे, इसमें पॉजिटिव लिखा गया इसलिए 2 पॉइंट लिखे हैं, खाद्यान्न उपलब्ध में यानी उत्पादन में वृद्धि और एक आर्थिक विकास। अब आते हैं इसका हानिकारक प्रभाव क्या रहा है। तो पहला सबसे जो हानिकारक प्रभाव रहा वो है पर्यावरण क्षति, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि हरित क्रांति में फसल का उत्पादन तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन जो रासायनिक उर्वरकों का जो इस्तेमाल किया गया उससे भूमि यानी कि पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए क्या है, राजनीतिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई, जल प्रदूषण बढ़ गया और साथ ही साथ जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा आते हैं सामाजिक असमानता, यानी हरित क्रांति से क्या हुआ कि समाज में असमानता भी बढ़ गया। कैसे असमानता बढ़ा जरा देखते हैं। छोटे किसानों के पास क्या था कि आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। हुआ क्या कि जब हरित क्रांति हुई तो उत्पादन तो बढ़ गया क्योंकि आधुनिक बीजों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जो छोटे किसान थे उनके पास इतना पर्याप्त धन या संपदा नहीं थी जिससे कि वो बड़े किसानों की तरह उसका कार्य कर पाए, इसलिए छोटे किसान और छोटे होते चले गए, जबकि बड़े जो किसान थे जिनके पास ज़्यादा संपत्ति था वो आगे निकल गए, जिससे कि असमानता समाज में असमानता का भाव उत्पन्न हो गया था। तो आशा है कि ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। चलिए 4 में देखते हैं क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या काम था और इसके मुख्य सिफारिश से क्या थी। मुख्य सिफारिश क्या थी, से नहीं होगा, मुख्य सिफारिश से क्या थी। सवाल समझते हैं वापस से, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था और इसकी सिफारिश क्या थी। ठीक है, आंसर देखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भारत सरकार ने 1953 में किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था देश के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना। स्वतंत्रता के बाद से ही देश में भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग गठित किया गया था, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठित किया गया था। अब इसके आते हैं मुख्य सिफारिश क्या था। तो पहला इसका मुख्य सिफारिश हो जाएगा भाषाई आधार पर राज्य, है ना, भाषाई आधार पर राज्य का विभाजन। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि देश के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना, यानी भाषा के आधार पर उनको वापस से एक जगह एक समूह में जोड़ना। दूसरा है अल्पसंख्यकों का हित, जो कम समुदाय के लोग थे जिनकी संख्या कम थी उनके हितों को ध्यान में रखना था, यानी आयोग ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया और सुझाव दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। यानी किसी राज्य में अगर कोई व्यक्ति कम है, यानी व्यक्ति की संख्या अगर कम है तो उन्हें किस प्रकार से गठित किया जाए। आगे है राष्ट्रीय एकता। देखिए आयोग ने यह भी कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो कोई भी लोग इसमें समर्थन में होगा नहीं। तो इसकी कुछ मुख्य सिफारिश थी। एक चौथा पॉइंट भी लिखवा दिए हैं, प्रशासनिक सुधार, है ना, प्रशासनिक सुविधा। तो आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि राज्यों का पुनर्गठन इस तरह से किया जाए कि प्रशासनिक सुविधाएं सबको मिले। तो देखिए इसमें हम आपका 4 पॉइंट लिखवाए हैं और एक पॉइंट जो है ऊपर में इसका अंडरलाइन है, यानी कि ऊपर का एक डेफिनेशन है और नीचे का 4 पॉइंट है जो कि 5 नंबर के लिए बेस्ट फॉर्मेट में बनता है। यदि किसी क्वेश्चन में हम ज़्यादा पॉइंट कराए हैं तो आप केवल 5 ही पॉइंट लिखिएगा ताकि 5 नंबर के लिए आपका बेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण क्या थे और इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी सोवियत संघ का जो विघटन है उसका विघटन क्यों हुआ था, यानी सोवियत संघ का जो विघटन है आखिर क्यों किया गया या क्यों हुआ था और उससे क्या प्रभाव पड़ा। चलिए आंसर देखते हैं। सोवियत संघ का जो विघटन है 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके कई कारण थे और इसके दूरगामी प्रभाव आज भी महसूस किए जाते हैं। यानी कि सोवियत संघ के विघटन का बहुत सारा कारण था, हम यहाँ पे कुछ मुख्य कारणों को लिखेंगे और सोवियत संघ के विघटन का जो प्रभाव है वो काफी लंबे समय तक देखने को मिला था। चलिए आते हैं इसका प्रमुख कारण को देखते हैं। पहला कारण है आर्थिक समस्या। पहला कारण क्या है? आर्थिक समस्या। केंद्रीय योजना और अक्षमता ने सोवियत अर्थव्यवस्था को पंगु का मतलब होता है कमजोर बना दिया और उत्पादकता कम थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी और तकनीकी विकास जो है वो धीमी थी। यानी कि ये आर्थिक समस्या उसका प्रमुख कारण बना हुआ था। दूसरा है राजनीतिक दमन। एक दलीय व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव ने लोगों में असंतोष की भावना पैदा कर दी, जो कि एक दल की दमन कर दिया गया, यानी कि राजनीतिक दमन हो गया। तीसरा कारण था राष्ट्रीयता, है ना, देखिए ट्री की मात्रा नीचे है। राष्ट्रीयता, विभिन्न जातीय समूहों को अपनी पहचान और स्वायत्तता की मांग ने सोवियत संघ को कमजोर कर दिया था। यानी कि हुआ क्या था, राष्ट्रीयता में विभिन्न जाति के जो लोग थे वो अपनी पहचान की मांग करने लगे और अपने अधिकारों की मांग करने लगे। स्वायत्तता माने कि अधिकारों की मांग करने लगे, जिससे क्या हुआ कि सोवियत संघ जो है और ज़्यादा कमजोर हो गया। आगे का पॉइंट है अफगान युद्ध। इसका एक और प्रमुख कारण था अफगान युद्ध। अफगान युद्ध में सोवियत संघ की हार ने इसकी छवि को धूमिल कर दिया। धूमिल माने कि कमजोर कर दिया और उसके आर्थिक बोझ को बढ़ा दिया। तो ये सबसे प्रमुख कारण था। अफगान जो युद्ध है वो सोवियत संघ के विघटन का सबसे प्रमुख कारण में से एक आती है। पांचवा पॉइंट लिखवाया है गोर्बचेव की नीतियां। तो मिखाइल गोर्बचेव द्वारा शुरू किए गए सुधारों, जैसे कि दो सुधार था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ये दो प्रकार का जो सुधार शुरू किया गया था ने सोवियत संघ को बदलने की कोशिश की, लेकिन इन नीतियों ने संघ को और अधिक अस्थिर बना दिया था। तो ये इसका कुछ कारण था, देखिए मुख्य कारण था। अब देखिए दो चीज़ें सवाल पूछा गया था, सोवियत संघ के मुख्य कारण भी पूछा गया था और साथ ही साथ प्रभाव भी पूछा गया था। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है कि सोवियत संघ का कभी कभी केवल मुख्य कारण पूछता है। अगर कारण पूछता है तो आप लोगों को क्या करना है कि केवल ये 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रभाव भी तो आप क्या करना कि कारण 3 पॉइंट लिख देना है और प्रभाव जो है वो कोई 2 पॉइंट लिख देना है। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या पूछता है, सोवियत संघ के विघटन का कारण पूछता है या तो सोवियत संघ के विघटन का प्रभाव पूछता है। अगर अलग अलग पूछेगा तो मान लेते कारण पूछेगा तो केवल कारण वाले लिखिएगा और प्रभाव पूछेगा तो प्रभाव वाले लिखिएगा। और अगर दोनों पूछता है तो आप इसमें 2-3 पॉइंट करके दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं, तो आपको आंसर जो है पूरा 5 नंबर का मिल जाएगा। तो कारण आप देख लिए होंगे। प्रभाव पर आते हैं कि आखिर सोवियत संघ का प्रभाव क्या रहा जब विघटन हुआ। तो देखिए इसका प्रभाव कुछ इस तरह से। पहला प्रभाव भू राजनीतिक परिवर्तन, है ना। सबसे पहला क्या हो गया, भू राजनीतिक परिवर्तन हुआ, यानी कि शीत युद्ध का अंत हुआ और दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो गई थी। दूसरा पॉइंट है कि आर्थिक उथल पुथल जो है बढ़ गई थी। कई पूर्वी सोवियत देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था इससे। आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक अस्थिरता, कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई लेकिन राजनीतिक संक्रमण के दौरान अस्थिरता भी देखने को मिली। सैन्य खर्चों में कमी हुई, दुनिया भर में सैन्य खर्चों में भी कमी आई थी। और साथ ही साथ ये क्या था, परमाणु हथियारों का प्रसार। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही परमाणु हथियारों का प्रसार जो एक चिंता का विषय बना हुआ था। तो ये आपका कुछ मेन प्रभाव इसका हुआ था, किस इसका, सोवियत संघ के विघटन का। तो आप समझ चुके होंगे सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव रहा और साथ ही साथ सोवियत संघ के मुख्य कारण क्या रहा। अगर दोनों सवालों को मिलाकर आता है तो आप इसमें से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, कोई भी जो आपको अच्छा लगे, और इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन याद रहे कि बीच में आप लिख दीजिएगा जिस तरह से लिखे हैं मुख्य कारण और प्रभाव, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में है कि वर्चस्व क्या है, यानी वर्चस्व क्या होता है और वर्चस्व के विभिन्न प्रकार क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें अभी जानना है कि वर्चस्व क्या होता है, वर्चस्व का विभिन्न प्रकार क्या है। चलिए देखते हैं।
वर्चस्व का मतलब है किसी व्यक्ति, समूह या विचारधारा का दूसरे पर हावी होना, यानी कि एक विचारधारा का एक समूह का दूसरे पर हावी होना और उसे नियंत्रित करना। यह एक जटिल अवधारणा है जिसमें शक्ति, प्रभाव और प्रभुत्व शामिल होता है। वर्चस्व कई रूपों में प्रकट होती है और इसका जो प्रभाव है कभी कभी व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और राजनीतिक स्तर में भी होती है। बात समझ में आया होगा। अब आते हैं वर्चस्व का कुछ निम्नलिखित प्रभाव कुछ इस तरह से है। पहला देखते हैं राजनीतिक वर्चस्व। तो राजनीतिक क्या है कि यह एक सरकार या राजनीतिक दल का दूसरे पर हावी होना, माने एक, यह हटा दीजिए, एक सरकार या राजनीतिक दल का दूसरे पर हावी होना राजनीतिक वर्चस्व कहलाता है। इसमें क्या होता है, कानून बनाना, नीतियां बनाना और संसाधनों को नियंत्रित करना शामिल किया जाता है। क्वेश्चन यानी कि इसका दूसरा पॉइंट पे आते हैं, सामाजिक वर्चस्व। यह एक विशेष समूह या वर्ग का दूसरे पर हावी होना, एक समूह या वर्ग का, देखिए इसमें सरकार का हावी होना और इसमें समूह या वर्ग का हावी होना। इसमें सामाजिक मापदंडों को निर्धारित करना, सामाजिक संसाधनों तक पहुंचाने को नियंत्रित करना और सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करना शामिल किया जाता है। तीसरा आते हैं आर्थिक वर्चस्व। यह एक विशेष समूह या वर्ग का आर्थिक अर्थव्यवस्था पर हावी होना है। इसके उत्पादन में साधनों को नियंत्रित करना, बाजार को नियंत्रित करना और धन का वितरण करना शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं, तो इसका है सांस्कृतिक वर्चस्व, है ना। यह एक विशेष संस्कृति या विचारधारा का दूसरे पर हावी होना। इसमें क्या शामिल किया जाता है, भाषा, धर्म, कला, जीवन शैली। ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट पे आते हैं, लैंगिक वर्चस्व। यह जो है एक लिंग दूसरे लिंग पर हावी होना। जैसा आप जान रहे होंगे कि स्त्री पुरुष जो एक समुदाय के जो लोग होते हैं उन पर हावी होना कहलाता है लैंगिक वर्चस्व। ठीक है। इसमें सामाजिक भूमिका को निर्धारण करना, संसाधनों तक पहुंचाने को नियंत्रित करना और निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो हस्तक्षेप की जाती है। तो ये आप लोग अगर देखते हैं तो वर्चस्व क्या है ये इसमें क्लियर हो पा रहा है। और वर्चस्व के विभिन्न प्रकार में से हम आपको 5 लिखवाए हैं, आपको कोई भी 4 लिखना है क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा और बाकी 4 पॉइंट से 4 नंबर मिलेगा, तो कुल मिलाकर जो है वो 5 पॉइंट हो जाएगा। जिसमें 5 पॉइंट लिखा है, आपको जो अच्छा लगे आप उसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 देखते हैं। 7 स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बस एक बात पूछेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोग का जो क्लास 12th का जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कंप्लीटली कराई जाएगी, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सर आपको इस सीरीज़ में अगला जो वीडियो है वो किस सब्जेक्ट पर चाहिए, यानी सीरीज़ का जो कंटिन्यूशन होगा वो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। तो आप जिस पर कमेंट होगा, जिस पर ज़्यादा कमेंट होगा, हम लोग उस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 7 पर। 7 में क्या पूछा गया है, चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था के क्या कारण है। यानी चीन का जो अर्थव्यवस्था है वो आए दिन अगर देखेंगे तो बहुत तेजी गति से बढ़ रहा है, तो इसका प्रमुख कारण क्या रहा है। चलिए देखते हैं। चीन के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित कारण है। चलिए पहला देखते हैं। चीन की जो अर्थव्यवस्था बढ़ी उसका पहला कारण है कि खुलापन की नीति। चीन क्या किया, खुलापन को अपनाया है। ठीक है, देखिए चीन ने 1978 में सुधार और खुलेपन की नीति अपनाई, जिसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और वैश्विक बाजार को एकीकरण को बढ़ाया, वैश्विक बाजार में एकीकरण को बढ़ाया। ये सबसे इनका प्रमुख कारण था जिस कारण आज चीन की अर्थव्यवस्था जो बहुत आगे है। दूसरा है निर्यात पर ध्यान देना। चीन में निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में इसकी छवि बनी। पॉइंट नंबर 3 आते हैं, बुनियादी ढांचे में निवेश। चीन ने बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, रेलवे और बंदरगाहों में भारी निवेश किया था, जिससे कि व्यापार और परिवहन को सुगम यानी आसान बनाया जा सके। अगला पॉइंट आते हैं, शिक्षा पर जोर। हमारे भारत में तो शिक्षा पर जोर दिया नहीं जाता, कुछ भी हो जाए शिक्षा बंद कीजिए, स्कूल बंद कीजिए। लेकिन चीन ने क्या किया कि शिक्षा पर जोर दिया है। चीन ने शिक्षा पर जोर दिया जिसमें कुशल श्रम शक्ति तैयार हुए। यानी उन्होंने ये सोचा, यानी कि चीन के लोगों ने सोचा कि अगर शिक्षा को बढ़ा दिया जाए तो लोग पहले से ही जो है वो श्रम शक्ति जो है बहुत अच्छा होता चलेगा। और इसका 5वां पॉइंट है सरकारी समर्थन।
ठीक है। चीनी सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित किया और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की नीतियां बनाई। तो ये आपका 5 पॉइंट था। फिर से हम बोलेंगे कि आपको इसमें से कोई भी 4 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 ही पॉइंट इसका क्लियरली लिखवाया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। चलिए 8 देखते हैं। 8 में क्या पूछा गया है, सुरक्षा परिषद के अधिकार और कार्यों का उल्लेख करें। यानी कि आपको इसमें बताना है सुरक्षा परिषद का क्या क्या अधिकार है और क्या क्या कार्य है। इसमें एक साथ 2 सवाल पूछा गया है। चलिए देखते हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली इकाई है। इसका मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना है। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक एक करके देखते हैं इसका अधिकार। ठीक है, अधिकार में है, पहला है शांति स्थापित करना। ठीक है, इसका अधिकार में क्या है, पहला शांति अधिकार करना, शांति स्थापित करना। संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए शांति रक्षक भेजना। अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध, किसी भी देश के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना इसका अधिकार होता है। सैन्य कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनने वाले देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई वो कर सकता है। यानी कि पहला क्या है, शांति स्थापित कर सकता है, अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगा सकता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है जिस पे खतरा महसूस होगा उनका। और साथ ही साथ इनके पास अपना वीटो पावर होता है ना। इनके पास क्या होता है, यानी सुरक्षा परिषद के पास क्या है, अपना वीटो पावर है। आप जानते हो वीटो पावर क्या होता है, ये किसी भी कानून को रोक देने का अधिकार होता है। वीटो पावर अस्थायी सदस्यों जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास किसी भी प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार होता है। अब आते हैं इसका कुछ कार्य देखते हैं। तो इसमें अधिकार में आप लोग को 4 पॉइंट करवाया गया है और कार्य पे आते हैं तो कार्य पे भी आप लोग का 4 पॉइंट कराया गया है। आप चारों पॉइंट को इस तरह से देखें। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। ठीक है, इनका पहला ये काम है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है, इंटरनेशनल जो विवाद होता है उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से ठीक करना। ठीक है, देशों के बीच विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाना, युद्ध नहीं करना। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सुनिश्चित करना, सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के दौरान प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है। और नई सदस्य देशों को स्वीकार करना, नए देशों को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सदस्य बनाना। तो ये आप लोग का कुछ अधिकार है। आप लोग से फिर से हम बोलना चाहेंगे क्योंकि ये सवाल जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप इसमें से कोई भी ऊपर का 3 टॉपिक और नीचे का कोई भी 2 टॉपिक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का जो है 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में क्या पूछा गया है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण और घटनाएं बताएं। भारत यानी कि भारत आप समझ रहे होंगे और पाक माने पाकिस्तान। ठीक है, 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसके क्या कारण थे और साथ ही साथ इसकी क्या घटनाएं थी, उनके बारे में आपको बताना है। आंसर देखिएगा, 1971 का भारत पाक युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसके बाद किसका जन्म हो गया, बांग्लादेश का। चलिए आते हैं इसका कारण देखते हैं। यानी भारत पाकिस्तान युद्ध का पहला कारण क्या था, पूर्वी पाकिस्तान में अलगाववादी आंदोलन। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसका था। 1970 के चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान की अगवानी लीग को भारी जीत मिली, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक असंतोष फैल गया और स्वतंत्र बांग्लादेश की मांग जोर पकड़ने लगी। दूसरा था पाकिस्तानी सेना का अत्याचार। ठीक है, आगे देखते हैं। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किया। हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए, जिसका विरोध भारत ने किया था और भारत के साथ इसका युद्ध हो गया। भारत का हस्तक्षेप, भारत ने मानवीय अधिकारों पर बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी, यानी कि जो बांग्लादेश वहाँ से जो भागकर बांग्लादेशी लोग आए थे उन्हें शरण दे दिया। साथ ही उसने पाकिस्तान के अत्याचारों की निंदा की और बांग्लादेशी मुक्त संग्राम का समर्थन किया। तो हुआ क्या इसमें कि पाकिस्तान की जो सेना है बांग्लादेश के लोगों को जो प्रताड़ित करे थे, भारत ने उसका समर्थन किया, तो हो गया इसमें लड़ाई। ठीक है, अब आते हैं इसकी घटनाएं।
क्योंकि इसमें सवाल में देखिए कारण तो पता चला, घटनाएं। चलिए इसकी घटनाएं क्या बताया गया। पहला घटना है मुक्ति युद्ध, यानी कि मार्च 1971 में बांग्लादेश मुक्त संग्राम शुरू हो गया। भारतीय हस्तक्षेप किया गया था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और युद्ध में केवल 13 दिन चला। यह जो युद्ध था केवल 13 दिन चला। अब भारत ने पूरी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अब इस युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था वो देखते हैं। आखिर इस क्वेश्चन में जो है परिणाम नहीं पूछा गया, लेकिन जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि जो भारत पाक का युद्ध हुआ 1971 में, इसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दूसरा है भारत की क्षेत्रीय शक्ति बढ़ी और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान कमज़ोर हो गया। तो इसके कुछ मेन जो है वो प्रभाव हुए थे, यानी कि ये जो 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाक का, इसमें मेन तौर पर देखा जाए तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। भारत की क्षेत्रीय शक्ति बढ़ गई थी, साथ ही साथ पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया था। अगला सवाल आते हैं, और आज का ये जो होगा आपका अंतिम सवाल होगा। फिर इसके बाद का जो होगा वो आपका पार्ट 3 में मिलेगा, जिसमें फिर से हम आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन होगा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का मूल्यांकन करें, यानी कि साफ शब्दों में पर्यावरण को संरक्षण करना है और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो आप अपने हिस्से से लिखना है। ध्यान रहे कि पर्यावरण संरक्षण है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ जितना भी आंसर कराया जा रहा है मैंने आप लोगों को एक वर्ड दिया है और आपको लगता है कि इससे आप बढ़िया आंसर कर सकते हो तो बेशक आप अपना हिसाब से बढ़िया आंसर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आप पूरी तरह से जो है अपने लैंग्वेज में आंसर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं। जैसे पहला प्रयास नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो रही है और प्रदूषण कम हो रहा है। तो पहला कारण यही है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो जो आपका पर्यावरण है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं हो रहा है। दूसरा आते हैं वनीकरण। वनीकरण का मतलब होता है वन लगाना, काटना नहीं, लगाना। वनों की कटाई को रोकने और नए पेड़ों को लगाने का जोर दिया गया, जिसे वनीकरण कहा जाता है। इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में मदद मिलेगी और जैव विविधता बढ़ेगी। आगे आते हैं तो अगला पॉइंट है पुनर्चक्रण, यानी कि उसका पुनः उपयोग करना। कचरे को कम करने और संसाधनों के संरक्षण के लिए पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया गया। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। पेरिस समझौता जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को एक साथ ला रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, सहायक है। आगे है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 जागरूकता अभियान। तो पर्यावरण तब तक नहीं संरक्षित हो सकती है जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। जब तक लोग जागरूक हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि आखिर जनता जो है वो जागती ही नहीं है जब तक उन्हें जगाया नहीं जाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुल मिलाकर जो है वो 10 सवाल को डिस्कस किए। आशा करते हैं कि आपको ये 10 सवाल समझ में आया होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी आप लोग को जो है हम 10 क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, और कल का जो वीडियो होगा इसमें फिर आपसे हम 10 वीडियो यानी 10 क्वेश्चन जो इसमें आपको कराया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग में से कोई नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है आपको सटीकली मिल जाए। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा वैसे वैसे आप लोग की प्रॉपर तैयारी हमारे इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।